हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिए गया शब्द सुसंगत है यानी सही है। तो इसका जो इनमें से 4 विकल्प दिए हैं, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, आदि से अंत तक अधोपांत, जो पहले ना हुआ हो होनहार, जो पढ़ा ना गए हो अपठनीय। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा विकल्प बी, आदि से लेकर अंत तक, उसको बोला जाता है अधोपांत। दूसरा क्वेश्चन है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द योग निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है, यानी निर्वाद और निर्विवाद में जो उचित अर्थ है वो कौन सा है। तो इसका निर्वाद है उसका अर्थ होता है निंदा और निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, निंदा और विवाद रहित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो अशुद्ध है उसका पता करना है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। दूसरा है, कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। गीता ने सुशील को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो है तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो ये इसका सही आंसर होगा विकल्प डी, यानी इसका जो शुद्ध होता वो होता तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। अगला है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, यानी इनमें जो 2 विकल्प दिए हैं, एक बहु यानी स्त्रीलिंग दिया हुआ है, एक दिया है पुल्लिंग। तनुज होता है वो पुल्लिंग होता है, तनुजा होती है स्त्रीलिंग। तो ये सही है, चूहा चूहिया, सांप सांपिन, बनिया बनियान। तो इसमें जो गलत है वो है बनिया बनियान। तो इसका सही आंसर होगा डी, वधु शब्द का बहुवचन होगा। वधु शब्द का जो बहुवचन है वो होता है वधुएं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी। अगला है, माँ ने बच्चों को मिठाई दी। तो इसमें जो बच्चों दिया हुआ है, बच्चों को इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। तो वो कारक चिन्ह कौन सा है, संप्रदाय कारक चिन्ह, यानी को किस में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी, संप्रदाय कारक, यानी बच्चों के लिए मिठाई दी। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी हिंदी का शब्द है। तो वो होता है उल्लू। इसमें मृतिका जो है तत्सम शब्द है, होस्ट भी और बानर भी, ये होते हैं बानर का। और इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा उल्लू। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी हमें संस्कृत का शब्द पता करना है। तो वो होता है इसमें शुष्क। तो इस पे का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो वो होते हैं, विकल्प ए है ज्योत्सना और ललना, बी है चंद्रिका चंद्रहास, सी है कुमुदनी और ज्योत्सना, और डी होता है कुमुदी और मंदाकिनी। तो चांदनी के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं कुमुदनी और ज्योत्सना। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी। निम्नलिखित, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी इसमें से जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें कौन सा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर होगा यह है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी। अगला है, कवीश्वर की संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कवि प्लस ईश्वर। संधि विच्छेद में क्या होता है, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों के अर्थ होने चाहिए। तो इसमें होता है,
इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, क्या तारे गिने जा सकते हैं? इसमें कौन से, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी जो ये चिन्ह है वो कौन से, किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो वो है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो वो होता है, यानी ईमानदार जो होता है वो एक तरह के क्या होता है, गुणवाचक, यानी जो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष हो, दशा हो, अवस्था हो, रंग हो, आकार हो आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला है, निम्नलिखित में से अकर्मक यानी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, वो होगा राम मंदिर अयोध्या में बना है, हाथी सो रहा है, वह छत पर है, रमेश ने खिलौना खरीदे। तो इसमें जो सकर्मक क्रिया है वो है विकल्प डी, यानी रमेश ने खिलौने खरीदे। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला है, बहुतकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा विकल्प डी, यानी ई। निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वो होगा निर, निर प्लस अभिमान। तो जो निर है, जो रह रहता है वो क्या है, आधा। तो इसका जो सही आंसर होगा विकल्प बी, यानी जब हम निर प्लस अभिमान करेंगे तो जो आ है वो निकल के अभिमान में चला जाएगा, निर है जो वो रारत है, रा है वो आधा हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही विकल्प होगा बी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? यानी इनमें जो चार शब्द दिए गए हैं इनमें किसकी जो समास विग्रह है वो सही नहीं हुआ है? तो वेद पुराण, वेद पुराण, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, देहलता, लतारूपी देह। तो इसमें जो सही समास विग्रह नहीं हुआ है वो है देहलता, लतारूपी देह। अगला है, आकर्षण का विलोम शब्द है। तो इसका जो सही शब्द आंसर होगा, उसका जो सही विलोम होगा आकर्षण का वो होगा विकर्षण। इसका सही आंसर होगा डी। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो होगा आगे कुआ पीछे खाई, यानी सब ओर से मुसीबत का आना उसे बोला जाता है आगे कुआ पीछे खाई। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए। अगला है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का जो स्थायी भाव है वो होता है निर्वेद। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी, विकल्प बी। अगला है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। दोहे का जो उल्टा होता है वो होता है सोरठा। सोरठे में होती हैं 11-13 मात्राएं और दोहा में होती हैं 13-11 मात्राएं। तो इसलिए इसका जो दोहे का उल्टा होगा वो होगा सोरठा। इसका सही आंसर होगा विकल्प सी। अगला है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वो होता है श्लेष अलंकार, यानी इसमें क्या है, जो अर्थ है वो छिपा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, यानी श्लेष अलंकार। निम्नलिखित, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? प्रकार, मूल्य, भिन्नता, रहस्य। तो इन चारों में जो भिन्न है वो है मूल्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मूल्य। अगला है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल,
सामान्य भूतकाल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सामान्य वर्तमान काल। अगला है उमा से पढ़ा नहीं जाता, या इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा भाववाच्य। अगला है कान पर जूं न रेंगना। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत दुखी होना, बदनाम करना, कुछ असर न होना, हिम्मत टूट जाना। तो इसका जो सही आंसर होगा कुछ असर न होना, यानी कान पर जूं न रेंगना। उसका सही अर्थ होगा कुछ असर ना होना। तो विकल्प सी सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न जो 27 से लेकर के 31 तक है, वो एक गद्यांश के आधार पर उनके क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वो अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम के जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना अपराधों में वृद्धि हमारे बस की बात हो पा रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिसमें किसी को कोई ईर्ष्या हो सकती है। तो अब इन्हीं के आधार पर हमें क्या है, इनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले है हमारा गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो उचित शीर्षक है वो होगा गांधी जी के श्रम संबंधी विचार। तो इसका जो सही विकल्प है वो होगा गांधी जी के श्रम संबंधी विचार। अगला है समस्त का पर्यायवाची। समस्त का जो पर्यायवाची है वो क्या है? समस्त का पर्यायवाची होता है संपूर्ण। तो इसका जो सही आंसर होगा विकल्प ए, यानी संपूर्ण। अगला है महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षा आशय स्पष्ट कीजिए। विकल्प ए, गांधी जी जीवन के सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन का महत्व देते थे। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प डी, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला है गांधी जी पापी किसे मानते थे? गांधी जी इस गद्यांश के आधार पर जो है वो मानते थे जो श्रम नहीं करते, जो काम नहीं करते थे। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी, श्रम ना करने वाले को क्या मानते थे गांधी जी? पापी मानते थे। अगला है गद्यांश के आधार पर चोर की क्या परिभाषा है? तो इसके आधार पर जो है वो चोर क्या है? जो बिना श्रम के भोजन करता है। क्या उसको क्या माना गया है? इसमें इस गद्यांश के आधार पर चोर माना गया है। बिना श्रम भोजन करना किसकी संज्ञा दी गई है? चोर की संज्ञा। अगला है वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें है वो कौन सा है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर होगा विकल्प सी। अगला है निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वो होगा क्वेश्चन नंबर 33 का मृदु का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है कोमल भी होता है, मृषण भी होता है, मुलायम भी होता है।
लेकिन इसमें जो प्रश्न है वो पूछा गया होगा मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है इसमें, वो होगा कूल। इसमें जो मृदु शब्द का क्या पूछा गया होगा, शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें वो नहीं कौन आएगा, कूल। लेकिन जो कोमल है और मिश्रण है और मूल है, मुलायम, ये सब क्या होते हैं, मृदु के पर्यायवाची होते हैं। अगला है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन, दिन और दीन। दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का होता है गरीय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी, दिवस और करीब। अगला है आंखों के सामने। वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है, यानी आंखों के सामने जो वाक्यांश के लिए जो शब्द है वो होता है प्रत्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा विकल्प डी। अगला है नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है, यानी नीरजा जो कृति है वो किसके द्वारा की गई है, वो है महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, महादेवी वर्मा। अगला है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो वो है किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी। अगला है हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो वो किससे हुई है, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जो उत्पन्न भाषा है वो किससे उत्पन्न हुई है, अपभ्रंश से। तो इसका विकल्प होगा विकल्प बी। तो ये था हमारा आज के क्लास में, जिसमें हमने क्या है जो प्रीवियस जो यूपी पुलिस है उसमें पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।